स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1890 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल तथा माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा हासिल की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में वे 7 साल तक रहे। उन्होंने वहां रहकर फेबियन समाज और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 से शुरू हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों को आत्मसात करके अपने परिवार को उनके उपदेशों के अनुसार ढाला। उन्होंने पश्चिमी कपड़े और संपत्ति का त्याग किया और खादी का कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। नेहरू जी ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और पहली बार गिरफ्तार होकर जेल गए। नेहरू जी 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। यहाँ का प्रशासनिक अनुभव उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद काम आया। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारत कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। नेहरू जी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और वे 1945 में रिहा हुए। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद वे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने टीटो और नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे की लिए निर्गुट आंदोलन की रचना की। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेहरू जी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध नहीं सुधार पाए। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक काफ़ी लोकप्रिय हुई। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने उनकी पुस्तक पर भारत एक खोज नाम का लोकप्रिय धारावाहिक बनाया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित निबंध भारत का सामाजिक व्यक्तित्व को समझेंगे और जानेंगे कि भारत किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यहाँ जान लेना आवश्यक है कि दिनकर ने अपनी पुस्तक लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, जिसका विमोचन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और दिनकर द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में भारत किन तत्वों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। नेहरू जी लिखते हैं कि यह ऐसा विषय है जिससे अक्सर मेरा अपना मन भी ओतप्रोत रहा है और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप अपने आप पड़ गई। अक्सर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, भारत क्या है, उसका तत्व या सार क्या है, वे शक्तियाँ कौन सी हैं जिनसे भारत का निर्माण हुआ है, तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका क्या संबंध है। यह विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत के बाहर तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं, और मेरा ख्याल है किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर पाए। फिर भी इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखकर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। संस्कृति क्या है? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। समाजशास्त्रियों ने इसकी संस्कृति शब्द की करीब 105 परिभाषाएं दी हैं। एक बड़े लेखक का कहना है, संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी गई हैं या कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा में कहा गया है,
संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुणों का विकास कर लिया है। इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जब परिवर्तन की प्रक्रिया और उसकी तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो उठती है, लेकिन साधारणतः बाहर से उसकी गति दिखाई नहीं देती। परिवर्तन का बाहरी रूप प्रायः निष्पन्द रहता है, शांत रहता है। जातियां जब अगति की अवस्था में रहती हैं तब उनकी शक्ति दिनों दिन छीजती जाती है, कम होती जाती है, उनकी कमजोरियां बढ़ती जाती हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय होता जाता है तथा अक्सर राजनीतिक दृष्टि से गुलाम हो जाती हैं। नेहरू जी लिखते हैं कि इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ है। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। ये नाम नेहरू जी की समझ में नहीं आते हैं। यद्यपि यह सच है कि जातियों पर, राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का असर पड़ा है। भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है, जैसा दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है, भारतीय जनता की संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत गहरी छाप है जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेहरू जी का यह विश्वास है कि आर्य भारत के भीतर से नहीं आए थे बल्कि भारत में बाहर से आए थे, जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज में भी दर्शाया है कि वे भारत में उत्तर की तरफ से उन्होंने प्रवेश किया आर्यों ने, और जो उत्तर भारत में निवास करने वाली जातियां थी उनको पराजित करके सारे आर्य जाति उत्तर भारत में बसने लगी। और आज जो दक्षिण भारत में लोग दिखाई देते हैं वो द्रविड़ जाति के नाम से जाने जाते हैं। नेहरू जी लिखते हैं, पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिम से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुई। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही। लेकिन बाद को आकर इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे यह संस्कृति जड़ हो गई और उसके सारे पहलू कमजोर हो गए। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर सामंजस्य और समन्वय पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसी समस्या का एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। आज भी कितनी ही बलिष्ठ जातियां हैं, शक्तियां हैं जो केवल राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही हैं। लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो जीवन में विच्छेद डालती हैं, विभाजित करती हैं और जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। नेहरू जी कहते हैं कि आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल सैद्धांतिक नहीं है, उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है और उसके समुचित निदान और समाधान पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। साधारणतः ऐसी समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व देने का काम मनीषी करते हैं, बुद्धिजीवी करते हैं, किंतु वे हमारे काम नहीं आए। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझते, बाकी लोग हार मान बैठे हैं। वे विफलता बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं और वे जानते ही नहीं कि जिंदगी को किस दिशा की ओर मोड़ना ठीक होगा। यहाँ नेहरू जी ने एक बात जरूर रेखांकित की है कि हमारे बुद्धिजीवी इस देश की मूलभूत समस्याओं को समझने में नाकाम रहे हैं। इस देश को किस राह पर ले जाना ठीक होगा, जिनसे नेहरू जी ने यह उम्मीद की थी, वे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। आगे नेहरू जी कहते हैं, बहुत से मनीषी, बहुत से बुद्धिजीवी मार्क्सवाद और उसकी शाखाओं की ओर आकृष्ट हुए, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने
और उन्हें समझने के काम में हमारी सहायता की, लेकिन आखिर को वह भी संकीर्ण मतवाद बन गया और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में वह भी नाकामयाब रहा। यहाँ नेहरू जी मानते हैं कि मार्क्सवाद ने निश्चित ही दुनिया में एक नए स्वरूप को प्रस्तुत किया, नई प्रकार की अवधारणा को जन्म दिया, नए प्रकार के समाज की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु हमारे देश की समस्याओं को सुलझाने में मार्क्सवाद किसी काम न आया। नेहरू जी का मानना है कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है, लेकिन जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती, वह आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज है। इतिहास के अंदर हम दो सिद्धांत को काम करते देखते हैं, एक तो सातत्य का सिद्धांत, दूसरा परिवर्तन का। ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी से लगते हैं, परंतु ये विरोधी हैं नहीं। सातत्य के भीतर भी परिवर्तन का अंश है, इसी प्रकार परिवर्तन भी अपने भीतर सातत्य का कुछ अंश लिए रहता है। असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों पर जाता है जो हिंसक क्रांतियों या भूकंप के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगर्भ शास्त्री यह जानता है कि धरती की सतह में जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं उनकी चाल बहुत धीमी होती है और भूकंप से होने वाले परिवर्तनों की तुलना में वे अत्यंत तुच्छ समझे जाते हैं। इसी तरह क्रांतियां भी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों और सूक्ष्म रूपांतरण की बहुत लंबी प्रक्रिया का बाहरी प्रमाण मात्र होती हैं। इस दृष्टि से देखने पर स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परस्पर आवरण में लगातार चलती रहती है। बाहर से अचल दिखने वाली परंपरा भी यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन गई है तो धीरे धीरे वह भी परिवर्तित होती जाती है। यहाँ पर मनुष्य के विकास क्रम को ध्यान में रखना जरूरी है कि मनुष्य परिवर्तनशील भी है और नित्य विकासमान भी है। ऐसा नहीं होता कि आज हम 2 फुट बड़े थे और कल हम 6 फुट बड़े हो गए। विकास निरंतर होता है और साथ साथ परिवर्तन भी एक निश्चित गति से चलता रहता है। नेहरू जी लिखते हैं, संभावना यह है कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के मिलने से उत्पन्न हुए। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है। संस्कृत और प्राचीन पहलवी ये दोनों भाषाएं एक ही माँ से मध्य एशिया में जन्मी थीं, किंतु भारत में आकर संस्कृत ही यहाँ की राष्ट्रभाषा बन गई। यहाँ संस्कृत के विकास में उत्तर और दक्षिण दोनों ने योगदान दिया। सच तो यह है, आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का योगदान ज़्यादा रहा। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का आधार भी बनी। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहाँ की जनता की बोले जाने वाली भाषा कभी नहीं रही, फिर भी सारे भारतवर्ष पर वह अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई है। कुछ दूसरे प्रभाव भी भारत पहुँचे और उनसे भी विचारों और अभिव्यक्तियों की नई दिशाएं प्राप्त हुई हैं। काफ़ी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत को जो रूप दिया, उससे वह एक ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे कभी बाहर की ओर से बंद थे। समुद्र और महाशैल हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। कई सहस्त्राब्दियों के भीतर बाहर के लोगों के बड़े बड़े झुंड भारत आए, किंतु आर्यों के आगमन के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हों। ठीक इसके विपरीत एशिया और यूरोप के आर पार मनुष्यों के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। एक जाति दूसरी जाति को खदेड़ कर वहाँ खुद बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या की बुनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में आर्यों के आगमन के बाद बाहरी लोगों के जो आगमन हुए उनके दायरे बहुत सीमित थे। उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ा, किंतु उससे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यह याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे परिवर्तन भी भारत में हुए हैं। सीथियन और हुण लोग तथा उनके बाद भारत आने वाली कुछ अन्य जातियों के लोग यहाँ आकर राजपूतों की शाखाओं में शामिल हो गए और यह दावा करने लगे कि हम भी प्राचीन भारतवासियों की संतान हैं। बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण भारत का स्वभाव भी और देशों से भिन्न हो गया। हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप में घिरी रहती है। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया जिन्हें बाहर के लोग न जानते हैं न समझ पाते हैं।
जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण है। समाजशास्त्रियों ने तो भारत को जातियों का अजायब घर तक कह डाला है। किसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज़ है तथा दूसरों के साथ खाने पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी को क्या उज्र होना चाहिए, क्या परेशानी होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। आज भी भारतवासियों को दूसरे लोगों से खुलकर मिलने में कठिनाई होती है। यही नहीं, जब भारतवासी भारत से बाहर जाते हैं तब वहाँ भी एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से अलग रहना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग इन सारी बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि इन बातों से दूसरे देश वालों को कितना आश्चर्य होता है, उनकी भावनाओं को कैसी ठेस पहुंचती है। भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार अत्यंत संकीर्ण होते चले गए। यह फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का यह विरोध आज तक हमारे साथ है और आज हम भी उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदतों और रिवाजों की कमजोरियों को हम यह कहकर नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिले, लेकिन पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान एवं हमारे आचरण में बड़ा भारी विरोध है और जब तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व फटा का फटा रहने वाला है। नेहरू जी कहते हैं, जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत गतिहीन था, शांत था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का विरोध उतना उग्र दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती गई। आज तो हम आणविक युग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस युग की परिस्थितियां इतनी प्रबल हैं कि हमें अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही होगा और इस काम में हम कहीं असफल हो गए तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी और हम उन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे जिन पर हम आज तक अभिमान करते आए हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, वैसे ही हमें भारत के आध्यात्मिक संकट का भी मुकाबला करना है। भारत में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी से आ रही है और हम नाना रूपों में बदलते जा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का यह अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, अन्यथा समन्वय न तो हमारे वैयक्तिक जीवन में रह सकता है न राष्ट्रीय जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक परिवर्तन और औद्योगिक प्रगति तो हो, किंतु हम ये मानकर बैठ जाएं कि सामाजिक क्षेत्र में हमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार समाज को परिवर्तित नहीं करने से हम पर जो बोझ पड़ेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके नीचे हम टूट जाएंगे। नेहरू जी लिखते हैं, ईसा के जन्म के बाद पहली सहस्राब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वह उस तस्वीर से भिन्न है जो बाद को मिलती है। उन दिनों के भारतवासी बड़े मस्त, बड़े जीवंत, बड़े साहसी और जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह से युक्त थे। अपना संदेश वे विदेशों में दूर दूर तक ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र में तो उन्होंने ऊंची से ऊंची चोटियों पर अपने कदम रखे और आकाश को चीर डाला। उन्होंने अत्यंत गौरवमयी भाषा की रचना की और कला के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत उच्च कोटि की कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया। उन दिनों का भारतीय जीवन घेरों में बंद नहीं था, न तत्कालीन समाज में ही जड़ता या गतिहीनता की कोई बात थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समग्र भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए। उन्होंने वहां अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से ही बौद्ध मत का संदेश लेकर बोधि धर्म चीन पहुंचा। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे और वे परस्पर एक दूसरे का पोषण करते थे। इसके बाद पिछली शताब्दियों का समय आता है जब पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। भाषा में कृत्रिमता और स्थापत्य में सजावट की भरमार इसी पतनशीलता के प्रमाण हैं। यहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों की आवृत्ति बन जाते हैं और कार्यत्री शक्ति दिनों दिन क्षीण होने लगती है। शरीर और मन दोनों की साहसिकता से हम भय खाने लगते हैं तथा जाति प्रथा का और भी विकास होता है और समाज के दरवाजे चारों ओर से बंद हो जाते हैं। पहले की तरह बातें तो हम अब भी ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे विश्वास से भिन्न हो जाता है।
हमारे आचरण की तुलना में हमारे विचार और उद्गार इतने ऊंचे हैं, उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। बातें तो शांति और अहिंसा की करते हैं, मगर काम हमारे कुछ और हो गए हैं। सिद्धांत तो हम सहिष्णुता का बघारते हैं, लेकिन भाव हमारा यह होता है कि सब लोग वैसे ही सोचें जैसे हम सोचते हैं, और जब भी कोई हमसे भिन्न प्रकार से सोचता है तब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। घोषणा तो हमारी यह है कि स्थित प्रज्ञ बनना अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदर्श है, लेकिन काम हमारे बहुत नीचे के धरातल पर चलते हैं और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और हमें वैयक्तिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में नीचे ले जाती है। जब पश्चिम के लोग समुद्र के पार यहाँ आए तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा की ओर खुल गए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोरगुल के धीरे धीरे इस देश में प्रविष्ट हो गई। नए भाव और नए विचारों ने हम पर हमला किया और हमारे बुद्धिजीवी अंग्रेज बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। यह मानसिक आंदोलन, बाहर की ओर वातायन, खिड़की खोलने का यह भाव अपने ढंग से अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे। मगर इससे एक दोष भी निकला कि हमारे ये बुद्धिजीवी जनता से अलग हो गए, दूर हो गए, क्योंकि जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित थी। परंपरा से भारत में चिंतन की जो पद्धति चली आ रही थी वह टूट गई। फिर भी कुछ लोग उससे इस ढंग से चिपके रहे जिसमें न तो प्रगति थी न उद्भावना, और जो पूर्ण रूप से नई परिस्थितियों से असंबद्ध थी। नेहरू जी लिखते हैं, पाश्चात्य विचारों में भारत का जो विश्वास जगा था अब तो वह भी हिल रहा है। नतीजा यह है, हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं न नवीन, और हम बिना यह जाने हुए बहते जा रहे हैं कि हम किधर को जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास न तो कोई मानदंड है न कोई दूसरी ऐसी चीज़ जिससे वह अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। यह खतरे की स्थिति है। अगर इसका अवरोध और सुधार नहीं हुआ तो इसके भयानक परिणाम निकल सकते हैं। हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। संभव है यह उस स्थिति का अनिवार्य परिणाम है, लेकिन आणविक युग में किसी देश को अपना सुधार करने के लिए ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे, और इस युग में मौका चूकने का अर्थ सर्वनाश भी हो सकता है। यह संभव है कि संसार में जो बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं उन्हें हम पूरी तरह न समझ सकें, लेकिन इतना तो हमें समझना ही चाहिए कि भारत क्या है और कैसे इस राष्ट्र ने अपने सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किया है, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू कौन से हैं और उसके सुदृढ़ एकता कहाँ छिपी हुई है। भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसका एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे, और यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे, और हम देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। भारत के सामाजिक व्यक्तित्व निबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन बातों की ओर रेखांकित किया है या उन बातों को समझाने का प्रयास किया है कि हम भारत को किस ढंग से जान सकते हैं, किस ढंग से समझ सकते हैं। उन्होंने इस देश में प्रचलित जाति प्रथा की ओर बहुत कठोर इशारा किया है कि एक ओर तो हम दावा करते हैं कि सभी शरीर में एक ही आत्मा निवास करती है, ब्रह्म एक है, लेकिन दूसरी ओर हम मनुष्य में भेद करते हैं, छुआछूत की भावना को बढ़ावा देते हैं, और यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। यदि हम विकास और प्रगति के साथ साथ इस जाति प्रथा जैसी बंद व्यवस्था को दूर नहीं करेंगे तो भारत के विनाश की ओर उन्होंने इशारा किया है। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा है कि हमें विचार और व्यवहार, सिद्धांत और व्यवहार को एक धरातल पर लाना होगा। यदि हमारे सिद्धांत और व्यवहार एक धरातल पर नहीं होंगे तो हमारा व्यक्तित्व फटा रहेगा। कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि जैसी करनी है वैसी ही कथनी हो। दोनों में यह अंतर देख करके कोई भी विदेशी या कोई भी दूसरी जाति हम पर भरोसा नहीं करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी बताया है कि भारत के प्राचीन काल में रहने वाले लोग बड़े मस्त थे, बड़े उत्साही थे। उन्होंने पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। पूरे भारत को एक भाषा के सूत्र में पिरो दिया।
सारे धर्म की भाषा उन्होंने एक बनाई, जिसे संस्कृत के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे जहाँ चले जाइए, संस्कृत भाषा में ही धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा है कि संस्कृत कभी भी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं रही है, लेकिन जहाँ तक धार्मिक एकता या सांस्कृतिक एकता का सवाल है, उसके मूल में संस्कृत भाषा विद्यमान रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू युवाओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे इस देश को समझने के लिए और गहराई से अभ्यास करें। यदि हम इस देश को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए आगे का रास्ता और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इस देश को बनाने में जिन साधु, जिन सन्यासियों, जिन तपस्वियों ने खून पसीना एक किया है और इस देश की आंतरिक विचारधारा को एक करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको समझे बिना भारत को समझना मुश्किल होगा। नेहरू जी यह भी कहते हैं कि भारत की एकता कहाँ छिपी हुई है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को खोज निकालना चाहिए। तब उसके ध्यान में आएगा कि हजारों वर्षों से, युगों से भारतवर्ष अचल, अटल और अपराजेय क्यों रहा है, किस लिए रहा है। इसके सांस्कृतिक एकता को समझे बिना इसकी मूल आत्मा को समझना मुश्किल होगा।